नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नाभिकीय भौतिकी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों नाभिक को लेकर कि नाभिक क्या होता है। तो देखिए, हम बात करें नाभिक की कि नाभिक क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि परमाणु का समस्त धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्रीय भाग में संग्रहित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अगर बात करें नाभिक के खोज की, तो दोस्तों नाभिक की खोज हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल कर रहे थे एल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, लेकिन संयोगवश नाभिक की खोज हो गई थी। तो नाभिक की जो खोज का श्रेय है वो दिया जाता है दोस्तों रदरफोर्ड को। नाभिक की खोज किसने की, तो हम कहेंगे कि नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। अगर बात करें नाभिक के आकार की कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो दोस्तों नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर को कहते हैं दोस्तों फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर को हम कहते हैं फर्मी। अगर बात करें परमाणु के आकार की, ये तो नाभिक के आकार की बात की हमने, यह आकार तो किसका है, नाभिक का है। यहां हम बात करें परमाणु का आकार कितना होता है, तो दोस्तों परमाणु का आकार के लिए हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर और 10⁻10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। परमाणु का आकार कितना होता है, तो हम कहेंगे 10⁻10 मीटर और 10⁻10 मीटर को हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अगर हम बात करें कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों परमाणु के 3 मूल कण हैं। परमाणु के कितने मूल कण हैं, तो हम कहेंगे कि परमाणु के 3 मूल कण हैं। अब देखिए परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन से हैं, तो परमाणु के 3 मूल कण हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है दोस्तों न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करें इनकी खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की दोस्तों जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, जबकि न्यूट्रॉन की खोज की दोस्तों जेम्स चैडविक ने। अगर बात इनके नामकरण की करें, तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण दिया दोस्तों स्टोनी ने, प्रोटॉन का नामकरण किया रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज और नामकरण दोनों ही दोस्तों चैडविक ने किए। अगर बात आवेश की करें, तो इसका आवेश E बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है, लेकिन धनावेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर बात इनके द्रव्यमान की करें या आवेश की प्रकृति देख लो, आवेश की प्रकृति, तो यहां तो ऋणावेश है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। अगर बात इनके द्रव्यमान की करें, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है mp,
1.67 4 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 1.678 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में सबसे भारी होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है न्यूट्रॉन, इसके बाद में प्रोटॉन और सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अब हम यहाँ एक चर्चा करेंगे न्यूट्रॉन को लेकर। न्यूट्रॉन तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर अस्थायी होता है। तो देखिए किस प्रकार की रिएक्शन होती है। जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक के बाहर अस्थायी होता है और जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है 1H1 और साथ में बनाता है एक इलेक्ट्रॉन -1E0। और याद रखें दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके साथ में एक कण निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो का संकेत होता है। ये मैंने बाहर लगाया, ये बन गया एंटी न्यूट्रिनो। तो देखिए ये तो क्या था हमारे पास, न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर अस्थायी होता है। नाभिक के बाहर जैसे न्यूट्रॉन जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। ये प्रोटॉन में बदल जाएगा। साथ में क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। तो आप बताएंगे कि जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर अस्थायी होता है, ये प्रोटॉन में बदल जाता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक अन्य कण एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करता है। अब बात कई बार इसकी उत्पत्ति को लेकर भी पूछी जाती है कि न्यूट्रॉन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। अगर मैं न्यूट्रॉन की उत्पत्ति की बात करूं, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति, तो न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कैसी होती है, किस प्रकार से होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है कि जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो ये जो बेरिलियम का नाभिक है ये कार्बन के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में एक क्या देता है, न्यूट्रॉन देता है। देखिए आवेश रक्षण 4 और 2 6, यहाँ पर आवेश बनेगा 4E, यहाँ पर आवेश बनेगा 2E। यहाँ पर देख बोलो 6E + 0E, बोलो आवेश इधर टोटल 6E और इधर भी टोटल कितना बना 6E। आवेश रक्षण हो रहा है। ऐसे देखो द्रव्यमान रक्षण 9 और 4 कितना 13, इधर भी 12 और 1 कितना 13। अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है तो आप बताएंगे जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार होती है तो बेरिलियम का नाभिक कार्बन के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तथा एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो ये बात हुई दोस्तों न्यूट्रॉन की उत्पत्ति को लेकर। न्यूट्रॉन के संदर्भ में आप 2-3 छोटी-छोटी बातें और ध्यान रखेंगे। हमने खोज और नामकरण पढ़ लिया कि न्यूट्रॉन की खोज और नामकरण दोनों ही जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। इसके बाद में न्यूट्रॉन की एक टर्म याद रखेंगे दोस्तों, माध्य आयु। हम इसी चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे माध्य आयु क्या होती है। तो आप याद रखो यहाँ फिलहाल कि न्यूट्रॉन की माध्य आयु होती है 1000 सेकेंड। न्यूट्रॉन की माध्य आयु कितनी होती है, 1000 सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग 17 मिनट। न्यूट्रॉन की माध्य आयु कितनी होती है तो आप कहेंगे कि 1000 सेकेंड या लगभग 17 मिनट। नाभिक का संकेत होता है दोस्तों Z अक्ष A। नाभिक को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है Z अक्ष A। यहां ये जो Z है इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, या इसी को हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या। Z हमारे पास कहलाता है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। यहां जो अक्ष है ये हमारे पास कोई नाभिक है, नाभिक का संकेत है अक्ष, अक्ष है नाभिक का संकेत। और ये जो A है इसको कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियनों की संख्या।
इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोनों की संख्या। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियन क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। मतलब यहां ये जो ए है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही न्यूक्लियन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम यहां से एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 4Be9, ये बेरिलियम है दोस्तों। तो इसमें आपको पूछे कि याद रखेंगे, किसी भी नाभिक के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तीनों संख्याएं बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं। तो नीचे वाली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसमें कितने प्रोटॉन है? 4। इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है दोस्तों? 4। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसमें न्यूक्लियन कितने हैं, इसमें न्यूक्लियन कितने हैं ए, तो न्यूक्लियन है दोस्तों 9। ऊपर जो लिखी जाती है वो होती है न्यूक्लियनों की संख्या। इसमें न्यूक्लियन कितने हैं? 9 न्यूक्लियन है इसमें। अगर पूछे कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो देखिए ये संबंध आपको ध्यान रखना है दोस्तों। न्यूक्लियनों की संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। ए इधर था, पी को इधर भेज दो तो माइनस का पी बराबर एन। अगर टोटल न्यूक्लियनों की संख्या में से अगर मैं प्रोटॉनों की संख्या घटा देता हूं दोस्तों, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बच जाएगी। तो n इक्वल्स टू बना a माइनस पी, n इक्वल्स टू a माइनस पी। तो टोटल a तो कितना है? 9, माइनस प्रोटॉन कितने हैं? 4। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने बढ़ेंगे? 5 न्यूट्रॉन। n हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 5। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 4। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसकी इसमें न्यूक्लियन कितने हैं टोटल? 9। तो इस तरीके से कई बार आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक रेडियो एक्टिव तत्व है दोस्तों यूरेनियम 92-235। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम 92-235। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। और उतने के उतना का उतना ही हमारे पास क्या होगा दोस्तों? परमाणु क्रमांक। तीनों बराबर होते हैं तो 92 इलेक्ट्रॉन 92 प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक भी कितना? 92। अगर पूछा जाए कि इसमें न्यूक्लियन कितने हैं, तो इसमें न्यूक्लियन है दोस्तों 235। अगर पूछा जाए कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? टोटल न्यूक्लियन में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। तो इसमें टोटल न्यूक्लियन कितने हमारे पास? 235 माइनस प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। प्रोटॉन है इसमें 92। तो 235 में से हम 92 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 5 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 3, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4 और ये 1। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 143। कितने न्यूट्रॉन है इसमें? 143। कितने प्रोटॉन है इसमें? 92। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 92। न्यूक्लियन कितने है इसमें? 235। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे नाभिक का संकेत, और यहाँ से छोटा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे नाभिक की त्रिज्या को लेकर। तो दोस्तों ये बताया जाता है कि अधिकांशतः नाभिकों की जो त्रिज्या है, अधिकांशतः नाभिकों की जो त्रिज्या है वो उनकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। अधिकांशतः नाभिकों की त्रिज्या उनकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे दोस्तों R0, और ये जो R0 है इसका मान होता है 1.2 FM। R0 की वैल्यू होती है 1.2 FM। FM का मतलब हमने पढ़ा दोस्तों, FM का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁻ मीटर।
आर नोट की वैल्यू कितनी होती है 1.2 एफएम। एफएम का मतलब फर्मी, और फर्मी का मतलब होता है 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, तो ये नाभिक की त्रिज्या के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। नाभिक की त्रिज्या होती है नाभिक की त्रिज्या होती है r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे आपको दे दिया एल्यूमिनियम 1327 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला काम में लो, r बराबर r नॉट a की पावर 1/3। तो देखिए r बराबर बन गया r नॉट a, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है 27, तो इसको लिखूंगा मैं 27 की घात 1/3। तो 27 को दोस्तों मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 27 होता है। तो यहां देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो r बराबर क्या बचा, केवल 3r नॉट। देखिए r बराबर हमारे पास बना 3r नॉट, और r नॉट की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1.2 एफएम। तो 3 × 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर। तो आप कह देंगे 3.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर, या इसको बोल देंगे 3.6 एफएम। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी नाभिक की त्रिज्या पता कर सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना है, r बराबर r नॉट a की पावर 1/3, जहां r नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1.2 एफएम। अब हम बात करेंगे AMU को लेकर। हमने देखा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने पढ़ा 1.674 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमने पढ़ा 1.678 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। देखिए दोस्तों ये मान बहुत छोटा है, 10 की घात -31, 10 की घात -27, 10 की घात -27, बहुत छोटा मान है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इनको किलोग्राम में व्यक्त ना करके AMU के अंदर व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त करेंगे अपन, AMU। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं AMU है क्या। तो इसका पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और दोस्तों द्रव्यमान के लिए एक शब्द और काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सहती। तो इसको हम बोलेंगे AMU को परमाणु द्रव्यमान मात्रक या परमाणु सहती मात्रक, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए एक AMU को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक AMU की परिभाषा होती है कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग एक AMU कहलाता है। कार्बन 612 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एक AMU कहलाता है। तो कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.9926 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम में अगर हम 12 का अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, कार्बन 612 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.9926 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम। अगर इसमें 12 का भाग देता हूं तो यह आएगा 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए लगभग इतना ही प्रोटॉन का होता है। तो याद रखेंगे एक AMU जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, लगभग बराबर होता है। आप ये एग्जैक्ट डाटा याद रखेंगे कि एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। अब हम बात करेंगे दोस्तों आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। तो आइंस्टीन ने एक संबंध दिया E =
mc²। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। इस फॉर्मूले में जो E है ये हमारे पास कहलाती है ऊर्जा, m हमारे पास कहलाता है दोस्तों द्रव्यमान, और c है प्रकाश का वेग। c है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपको ऊर्जा दे दें तो हम यहाँ से द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि c का मान तो फिक्स है 3 × 10⁸, और ऐसे ही अगर आपको द्रव्यमान दे दें तो आप आसानी से ऊर्जा भी पता कर सकते हैं। तो आप द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध क्या है कि इस संबंध की सहायता से ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। और आपको फॉर्मूला याद रखना है E = mc²। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मैं लिखूं कि 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा क्या होगी, 1 AMU द्रव्यमान में ऊर्जा क्या होगी, या 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा E = mc²। m का मान दे रखा है 1 AMU, और 1 AMU का मतलब कितना किलोग्राम होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। c का मान हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों मान रखते हैं। तो E देखिए E m की जगह लिखेंगे 1.66 × 10⁻⁻27 इंटू c², इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो 9 × 10⁻16, 9 × 10⁻16 जूल। ये ऊर्जा जूल में आई दोस्तों। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, 1.66 × 10⁻⁻27 इंटू 9 × 10⁻16, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग देंगे। तो यहाँ ये जो जूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अगर हम इसको सरल करते हैं तो ये रिजल्ट देता है हमें 931 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मैं कह सकता हूं 931 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, तो ये बन जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक AMU के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, या एक AMU के तुल्य ऊर्जा का मान क्या होगा। तो आप याद रखेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पूछा जाए कि एक AMU के तुल्य द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान दोस्तों आप ये बताएंगे 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक AMU के तुल्य द्रव्यमान 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, जबकि ऊर्जा होती है दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करेंगे नाभिक के घनत्व को लेकर। तो देखिए दोस्तों घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और हमने पढ़ा कि नाभिक का जो द्रव्यमान है वो अपन कितना मान के चलते हैं, A। नाभिक का द्रव्यमान अपन मान के चलते हैं A, तो m का मान मान लिया मैंने AAMU। बट टोटल द्रव्यमान नाभिक का हम A से प्रदर्शित करते हैं, कोई सा भी नाभिक हो उसका द्रव्यमान मान लिया मैंने AMU। आयतन नाभिक गोलाकार होता है और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, अब देखिए हम r की जगह लिखते हैं r बराबर r0 a⁻⁻⁻3। r बराबर होता है r0 a⁻⁻⁻3। तो देखिए क्या बनेगा v = 4/3 पाई, और r की जगह लिखेंगे r0 a⁻⁻3। इसका क्यूब था तो ये भी क्यूब और इसका भी क्यूब करेंगे, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा v = 4/3 पाई r0 का क्यूब, और ये बन गया a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां हमने क्या किया, गोले का त्रिज्या का फॉर्मूला r बराबर r0 a⁻⁻3। आयतन तो 4/3 पाई r³ r का क्यूब था तो मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, ये
इसका क्यूब हो जाएगा, तो आर नोट का क्यूब और ए का क्यूब करेंगे तो यहाँ केवल ए ही बचेगा दोस्तों। तो ये एम की जगह इसको कह दो समीकरण नंबर 1, इसको कह दो 2 और इसको कह दो 3। तो समीकरण 2 और 3, एम की जगह एम की वैल्यू लिख देंगे और ए की जगह ए की, वी की जगह वी की वैल्यू लिख देंगे। तो हम क्या काम करने वाले हैं, समीकरण 2 व 3 को दोस्तों एक में रख देंगे। समीकरण 2 व 3 को एक में रखने पर तो रो इक्वल टू एम की जगह तो लिख दिया ए एम यू अपॉन वी, वी की जगह लिख दिया 4/3 पाई आर नोट का क्यूब और ए। तो देखिए दोस्तों ए से ए हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, 3 बटा में था ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 3 AMU बटा पाई और आर नोट का क्यूब। देखिए सभी के सभी इसमें नियतांक है दोस्तों, सभी के सभी नियतांक है। देखो 3 इंटू 1 AMU भाई 3 गुणा 1 AMU लिख सकता हूं, इसका मतलब 1.66 गुणा 10⁻27 किलोग्राम बटा पाई का मान 3.14 और आर नोट का मान पढ़ा था हमने 1.2 गुणा 10⁻15 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको सरल करते हैं तो ये रिजल्ट देता है 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब लगभग। तो आप याद रखेंगे सभी नाभिकों का घनत्व अचल होता है, सभी नाभिकों का घनत्व इतना होता है 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। सभी नाभिकों का घनत्व नियत होता है, अचल होता है, सभी नाभिकों का घनत्व फिक्स होता है 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें सभी की सब नियतांक आ रहे थे। तो रो का मान एक तरीके से क्या होता है, नियतांक होता है, अर्थात सभी नाभिकों का घनत्व क्या होता है, एक नियतांक होता है। जैसे आपको पूछ लें कि कार्बन 612 और नाइट्रोजन 714 के नाभिकों के घनत्वों का अनुपात क्या होगा, तो आप बताएंगे 1:1, जितना कार्बन का होगा उतना नाइट्रोजन का होगा, तो घनत्व का अनुपात बनेगा 1:1। विशेष ध्यान रखेंगे सभी नाभिकों का घनत्व एक समान होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चर्चा की एक नाभिक के बेसिक को लेकर, जहां हमने कुछ एक छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर हमने चर्चा की कि नाभिक क्या होता है, नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, क्या नाभिक का संकेत होता है, किस प्रकार से न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है, एक AMU बेसिकली क्या होता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है, और साथ ही हमने नाभिक के घनत्व को लेकर चर्चा की। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।